हाय बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ न्यू चैप्टर जो कि क्लास 10 का चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, अपने जैसा सेम टू सेम इंडिविजुअल्स को क्या करता है, ग्रो करता है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि बेबी प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 का चैप्टर है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी है ना, ये क्लास 9 में ऐड कर दिया गया इस चैप्टर को। तो अब 9 के बच्चों को ये पढ़ना है और 10 के बच्चों को भी इन साल तो पढ़ना ही है, बट ये आपके एग्जाम में आ रहा है ना। तो हम लोग इसको एग्जाम बेस्ड पढ़ने वाले हैं ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो, छूटे नहीं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना, ये सबको पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर को एक्चुअली स्कूल्स में टीचर जो है ठीक से पढ़ाते नहीं है, क्योंकि बच्चे तो इंटरेस्टेड होते हैं बट शायद टीचर्स को हेजिटेशंस होते हैं कि भाई क्या पढ़ना है। और इसमें मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये चैप्टर क्या है, गंदा चैप्टर है ना। इस चैप्टर को गंदा चैप्टर करके और अच्छे से इसको पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो हम लोग आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे भी कि ये चैप्टर गंदा नहीं है। अगर ये चैप्टर गंदा चैप्टर है तो ये जो फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतना खूबसूरत सा फ्लावर, ये रिप्रोडक्शन से आया है। तो आप एक बात बताइए, अगर रिप्रोडक्शन गंदा है तो फ्लावर इतना सुंदर कैसे हो सकता, आप इतना सुंदर कैसे हो सकते हैं? मैं हूँ, आप हैं, फ्लावर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, गुआवा है, पोटैटो है, टोमेटो है, जो भी आप देख रहे हैं, आम का पेड़ है, ठीक है, या अमरूद का पेड़ है, जितना भी लिविंग बींग्स आपको दिख रहा है, सारे के सारे लिविंग बींग्स किस प्रोसेस से दिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस। और आप कह रहे हैं या चैप्टर गंदा चैप्टर, तो गंदा चैप्टर अगर है तो आप सोच के देखिए, पूरा का पूरा अर्थ पे जितना भी लिविंग बींग्स हैं, सारा का सारा इसलिए है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते तो ना आप यहाँ बैठे होते और ना मैं यहाँ बैठा होता और ना ये अर्थ इतना खूबसूरत होता, इतना सुंदर फ्लावर्स, इतना सुंदर फ्रूट्स, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ एक चैप्टर के कारण, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बींग को अर्थ पे हमेशा के लिए बनाए रखता है। क्लियर। आज आप इस फ्लावर को देख रहे हैं क्योंकि ये फ्लावर क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो ये फ्लावर यहाँ होता ही नहीं, ये फ्लावर यहाँ होता ही नहीं। इस चैप्टर में मेनली जो हम लोग सीखेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सीखेंगे, है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। क्लियर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट का और ह्यूमन बींग का, तो दो चीज सीखने वाले हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, है ना। आप लोग एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट पांडाज है ना। ये यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि पांडा क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करके क्या बनाए हैं, छोटे छोटे पांडाज बनाए हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है बिग डॉगी और एक दिख रहा है स्मॉल डॉगी। ये स्मॉल डॉगी कैसे आए हैं, इस बिग डॉगी के द्वारा। कौन सा प्रोसेस करके, रिप्रोडक्शन। और ये कितना प्यारा है, तो रिप्रोडक्शन गंदा कैसे हो सकता है? ये पपीता कितना प्यारा देखने में लग रहा है, तो रिप्रोडक्शन गंदा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से इसको निकाल देंगे कि ये चैप्टर जो है ये गंदा चैप्टर है ना। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हेन दिख रहा है, सिर्फ हेन नहीं, हेन विद फैमिली दिख रहा है ना। हेन का छोटे छोटे बच्चे हैं 3। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक कपल है, कपल के 5 बच्चे हैं। कौन सा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, सेम प्रोसेस। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता, मैं जैसा कि आपको बताया कि ना आप यहाँ वीडियो देख रहे होते और ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यूट क्यूट 5 बच्चे को प्रोड्यूस किया गया है, किनके द्वारा, ये कपल के द्वारा। यहाँ पे एक आपको फ्लावर दिख रहा है, किस प्रोसेस के कारण यहाँ पे है, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जो भी चीज आप देख पा रहे हैं ये कुछ नहीं होता, ये जो स्लाइड है ये पूरी तरह से ब्लैंक्स होता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाई रिप्रोड्यूस, क्यों जरूरी है रिप्रोड्यूस करना। तो शुरू से तो मैं आपको यही बताया कि क्यों जरूरी रिप्रोड्यूस करना, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। रिप्रोड्यूस से क्या होता है बाबू, रिप्रोड्यूस का आखिर जरूरत क्यों है, व्हाई। प्रोडक्शन से क्या होता है ना, कोई भी स्पेसीज अर्थ पे, है ना, कोई भी स्पेसीज अर्थ पे हमेशा बना रहता है ना, कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई स्पेसीज ऐसा है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उसको गंदा गंदा बोल के रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उस स्पेसीज का आने वाला जनरेशन खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पेसीज क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है ना, तो उसका जो कंटिन्यूटी है वो बना रहता है। अगर मैं बात करूं तो हर इंडिविजुअल, जितना भी लिविंग बींग है, आपको पता है जितना भी लिविंग बींग है वो क्या कर जाएगा, एक न एक दिन डाई कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि जितना भी लिविंग बीइंग है वो मॉर्टल होता है। मॉर्टल कहने का मतलब कि वो अमर नहीं होता है, ठीक है, वो मर सकता है। और रिप्रोडक्शन से क्या होता है, किसी भी स्पेसीज का कोई ना कोई एक मेंबर हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे उसके आने वाला जनरेशन हो या उसके आने वाला जनरेशन हो या उसके आने वाला जनरेशन हो। जब भी मैं देखूंगा तो आपको डॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉग क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। जब भी मैं देखूंगा तो आपको रोज प्लांट देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो रोज प्लांट है वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पेसीज को हमेशा अर्थ पे बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है बाबू, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं सेम स्पेसीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रोज प्लांट है, ये एक स्पेसीज हो गया प्लांट का, और बहुत सारे रोज प्लांट इसी के जैसा सेम टू सेम रोज प्लांट ग्रो करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो न्यू इंडिविजुअल बन गया ओल्ड स्पेसीज से, जो ओल्ड एग्जिस्ट कर रहा था उससे क्या बन गया, न्यू बन गया। और यही बनते रहता है, जिससे कि क्या होता है, इसका कंटिन्यूटी चलते रहता है अर्थ पे। आज हम लोग रोज देख पा रहे हैं, है ना, और रोज डे मना पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि रोज क्या कर चुका था, रिप्रोडक्शन। अगर रोज का जो पहला प्लांट था वो रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो आज हम लोग रोज फ्लावर को जानते भी नहीं। अगर मैं नेक्स्ट का बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा, है ना, सेम बिल्कुल अपने जैसा बहुत सारा इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उन पे कि वो एक बनाएंगे या दो बनाएंगे या तीन बनाएंगे। तो ये आपको पता है कि आप लोग बहुत सारे भाई बहन होंगे, है ना, अब जितने भी भाई बहन हैं उसको काउंट कर लें। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि वो अपने जैसा कितना ऑर्गेनिज्म लाना चाह रहे हैं। एक भी ला सकते हैं और 2, 3, 4, 5, 10 जितना लाना है ला सकते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि वो कितना लाना चाहते हैं। हाँ, सेम काइंड का लाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा डॉग जो है वो बच्चा दिया और वो खरगोश का बच्चा हो गया, रैबिट का बच्चा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम स्पेसीज का बच्चा ला सकते हैं, सेम स्पेसीज का इंडिविजुअल को ला सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बाबू ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी स्पेसीज को अगर आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखना है उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसका कोई ना कोई मेंबर अगर उसको जीवित रहना है अर्थ पे तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअल्स ये सोचता है कि बस मैं ही रहूंगा हमेशा के लिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसको रिप्रोडक्शन करके क्या करना पड़ेगा, अपने जैसा सेम इंडिविजुअल लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो डाई करेगा तो कोई ना कोई स्पेसीज जीता रहे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बाबू, जो कि नेचर को चलाने के लिए, अर्थ को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, पहला का अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल, तो इसके नाम में लगा हुआ है ए मतलब होता है 1, एक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो भी न्यू इंडिविजुअल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट से आएगा। जैसे मैं आया तो मैं एक पेरेंट से नहीं आया, 2 पेरेंट से आया, एक मदर एक फादर, दोनों मिलके मुझे बनाए। तो मैं एक पेरेंट से नहीं आया, तो मैं एसेक्सुअल से नहीं आया हूँ। क्लियर, इतना तो कंफर्म है। अब आ जाइए, तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है सिर्फ 1 पेरेंट से, है ना, इसमें 1 पेरेंट्स कहने का मतलब बाबू ये पेरेंट्स मेल है फीमेल है किसी को नहीं पता, ना यहाँ मेल है ना फीमेल है, बस एक पेरेंट है। इसमें आपको कोई रिश्ता लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई शादी का कार्ड बांटने का जरूरत नहीं है, कोई पार्टी करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहंदी नहीं, कोई संगीत नहीं। इसमें बस सिंपल सा एक पेरेंट्स है, जो कि जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, कहने का मतलब कि जब भी बेबी प्रोड्यूस करना होगा, ये क्या करेगा, खुद के बॉडी से ही बेबी प्रोड्यूस कर देगा। ये क्या करेगा, खुद के बॉडी से ही, सिंगल पेरेंट से ही क्या करेगा, बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको होप है कि समझ में आया होगा कि एक पेरेंट से अगर बेबी प्रोड्यूस हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बाबू कोई गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होगा, कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल का प्रोसेस है। सेक्सुअल में क्या होता है, एक मेल पेरेंट होते हैं और एक फीमेल पेरेंट होते हैं। ये 2 पेरेंट्स होते हैं और दोनों के पास अपना अपना गैमेट्स होता है। मेल के पास होता है मेल गैमेट और फीमेल के पास होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, ये मैं बताऊंगा, बस अभी याद रखना है कि मेल के पास होते हैं मेल गैमेट और फीमेल के पास होते हैं फीमेल गैमेट। अगर ये दोनों गैमेट मिलते हैं आपस में, तब जाकर कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होता है। तो यहाँ पे तो एसेक्सुअल है, तो यहाँ पे कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा एसेक्सुअल में। ठीक है, यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, है ना, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल आएंगे। आइडेंटिकल मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी आएंगे, जिसको हम लोग क्लोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन्स। अगर मैं बात करूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनका बेबी प्रोड्यूस होता है तो कैसा होगा, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम टू सेम, फोटोकॉपी कर सकता हूँ। और ये बाबू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जिसका बॉडी एकदम सिंपल हो। सिंपल कहने का मतलब कि या तो ये यूनिसेलुलर हो। अब यूनिसेलुलर में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, बस एक सेल फंक्शन कर रहा होता है। या सिंपल मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो भी तो सिंपल हो, मल्टी सेलुलर। हम लोग का जैसा नहीं हो, हम लोग का क्या है,
लीवर है, किडनी है, उसमें लंग्स है, ब्रेन है, सबके पास अपना सेल है, अपना फंक्शन है, बहुत सारा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो हम लोग का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी में क्या होगा, सेक्सुअल होगा, और जो सिंपल बॉडी है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। क्योंकि एसेक्सुअल बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही फास्ट मेथड है, और ये बॉडी ही इसका सिंपल है इतना कि इसमें इतना मतलब कि कम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया और हाइड्रा हो गया। और भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखा गया। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल पे। तो सेक्सुअल का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं। मैंने आपको बताया 2 पेरेंट्स कौन कौन होंगे, एक मेल होंगे, एक फीमेल होंगे। यहाँ पे बाबू गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया कि मेल के पास मेल गैमेट्स होगा, फीमेल के पास फीमेल गैमेट्स होगा। ये दोनों गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने का मतलब क्या हो गया कि आपस में मीट करेंगे, और विदाउट मीट बेबी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मीट नहीं करता है तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा मीट का, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ मीट करना, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और बिना इसके मीट के, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई बेबी, कोई ऑफस्प्रिंग, कोई इंडिविजुअल नहीं आ सकता है। यहाँ पे जो बेबी आएगा, ठीक है ना, ये बेबी क्या करेगा, ये जो ऑफस्प्रिंग आएगा ये वेरिएशन शो करेगा। वेरिएशन करने का मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस शो करेगा। जैसे आप अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो जरूर डिफरेंट होंगे। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेबी आते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं, ओल्ड वाले से थोड़ा सा बेहतर, है ना। और बाबू ये कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं दिखाऊंगा आपको आगे की स्लाइड में कि कैसे वेरिएशन जो है वो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये मोस्टली प्लांट्स एंड मोस्टली एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका भी कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मोस्टली प्लांट्स एंड मोस्टली एनिमल्स। अगर मैं ह्यूमन का बात करूं तो ह्यूमन भी किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल। तो एनिमल में आप बहुत सारे एनिमल्स को ले सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, रैबिट हो गया। तो बहुत सारा ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे और देखता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेरेंट होते हैं, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कराने की जरूरत नहीं है, कोई मेल पार्टनर नहीं है, कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, कोई गैमेट्स का मीट, कोई गैमेट को मीट कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है ना, कूल है ना। अब आता है ये, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बेबी होगा वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल करने का मतलब कि एकदम फोटो कॉपी, मैंने बताया एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्लियर। जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्लोन के नाम से जानेंगे। पेरेंट्स के जैसा क्लोन, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ऑफस्प्रिंग जो होंगे बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होंगे, बहुत ज्यादा सेम होंगे, है ना। बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही सिंपल बॉडी। अच्छा, क्या एसेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा, तो ऐसा नहीं है बाबू। यूनिसेलुलर के साथ साथ सिंपल मल्टीसेलुलर में भी होगा, सिंपल मल्टीसेलुलर। तो आपको अगर एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ओनली यूनिसेलुलर में होता है, आप उसको क्या करेंगे, फॉल्स, ठीक। क्योंकि मल्टीसेलुलर में भी होता है, और मल्टीसेलुलर में भी कौन सा मल्टीसेलुलर, सिंपल वाला मल्टीसेलुलर, जिसका बॉडी ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सारा ऑर्गन्स नहीं है, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना मेथड है, 6 डिफरेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफी इजी है, लोड नहीं लेना है, कैसे याद होगा, आप बस पढ़ते जाइए, खुद याद हो जाएगा। खुद के साथ साथ आप ये भी बता पाएंगे कि कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो अगर मैं 6 डिफरेंट मेथड का बात करूं तो पहला मेथड आता है जिसका नाम है फिजन। सेकेंड जो मेथड आता है उसका नाम है बडिंग। थर्ड आता है उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है रीजनरेशन। फिफ्थ जो आता है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। एंड लास्ट जो आता है उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो मैंने 6 केस आपको बताया, मेरे साथ जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आपको याद नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट क्या होगा, फिजन, उसके बाद बडिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्लियर। तो ये 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट से, जिसका नाम है फिजन। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आता है फिजन। फिजन क्या होता है बाबू, तो फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना, स्प्लिट हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ द सेल बॉडी। एक्चुअली में यहाँ जो पेरेंट सेल है ना, वो क्या हो जा रहे हैं, खुद में स्प्लिट हो जाते हैं।
सेक्रीफाइस, है ना, त्याग। तो यहाँ पे पेरेंट सेल क्या होंगे, स्प्लिट हो जाते। अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा सेक्सुअल में होता फिजन, तो क्या होता कि पिताजी हैं हमारे, वो स्प्लिट कर जाते 2 पार्ट में, है ना, तो 2 पिताजी हो जाते। अच्छा है कि हम लोग में एसेक्सुअल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपलेस्ट रूट है ना। नया इंडिविजुअल बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, क्या होगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स का बॉडी है वो इटसेल्फ क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। मतलब यहाँ पिताजी जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएंगे और कहेंगे कि एक बेबी और दूसरा बेबी। काफी डरावना है, सिंपल स्ट्रक्चर। पेरेंट्स का बॉडी 2 पार्ट्स में टूट जाएगा और ये दोनों का दोनों न्यू बेबी बन जाएगा। तो ओल्ड जो बेबी था, मतलब जो उसके पेरेंट सेल था, वो पेरेंट सेल क्या हो गया, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, खत्म हो जाता है। खत्म करने का मतलब ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है 2 नया सेल में, 2 न्यू बेबी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा हो गया, लिस्मेनिया हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये 3 का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तीनों का जो है वो आधार कार्ड का फोटो लगा हुआ है नीचे, है ना। ये है अमीबा का आधार कार्ड का फोटो, ये है लिस्मेनिया का और ये है प्लाज्मोडियम का। इन लोग का भी आधार कार्ड बना था। तो अगर मैं बात करूं फिजन का, तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ फिजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन। फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड मल्टीपल फिजन। फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड मल्टीपल फिजन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। पहला अगर मैं बोल रहा हूँ बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है ना वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। और वो दोनों पार्ट जो नया आया है पेरेंट्स का बॉडी से, जो दोनों पार्ट नया आया है उसको हम लोग डॉटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। देखिए यहाँ पे 1 पेरेंट सेल, 1 पेरेंट सेल क्या, एक ही पेरेंट है ही, तो 1 पेरेंट सेल क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल में। यहाँ पे जब डॉटर सेल आएगा, है ना, जो बेबी आएगा वो जब अपने फादर को खोजेगा तो फादर होंगे ही नहीं, है ना, पापा पापा करते करते रोएगा, 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। सेकेंड जो होता है बाबू, वो होता है मल्टीपल फिजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं बहुत सारा डॉटर सेल में। मतलब एक पिताजी 1 पेरेंट 1000 डॉटर सेल बन सकते हैं। काफी खतरनाक हो गया ये। मतलब एक पिताजी, माता जी खोज रही है पिताजी कहाँ गए, तो पिताजी तो 1000 बच्चा बन गए। तो बेटर है कि ये सेक्सुअल में नहीं होता, है ना। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, 1 पेरेंट सेल स्प्लिट कर जाएगा बहुत सारा डॉटर सेल में, है ना। तो ये भी हम लोग दोनों का दोनों देखेंगे। तो हम लोग ये दोनों देखने वाले हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप ठीक से फोटो देख लीजिए, है ना। इन लोग का आधार कार्ड का फोटो मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो ये आप जरूर देखें। ये अमीबा है फर्स्ट, ये अमीबा हो गया, है ना। और ये आपका लिस्मेनिया हो गया और ये आपका प्लाज्मोडियम हो गया, ये आपका प्लाज्मोडियम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, मैंने आपको बताया बाइनरी फिजन में जो पेरेंट बॉडी है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। क्लियर। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है बाबू अमीबा का। किसका, अमीबा का। तो देखिए ये है अमीबा, और अमीबा का कितना सिंपल बॉडी है, अब देख के देखिए। ये एक यूनिसेलुलर बॉडी है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब इसके पास एक ही सेल है। और आपने सेल पढ़ रखा होगा 9 क्लास में। सेल में क्या करते थे, ये था न्यूक्लियस और बीच में था साइटोप्लाज्म और बाहर था सेल मेम्ब्रेन। बस इतना सिंपल बॉडी। अब बताइए इसको अगर बेबी प्रोड्यूस करना होगा तो अब इसका क्या लड़का ढूंढिएगा आप और क्या लड़की ढूंढिएगा और क्या इसका शादी कीजिएगा, क्या बाराती लाइएगा, क्या मेहंदी लगाइएगा, कुछ नहीं। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एसेक्सुअल करता है और काफी बेटर है कि एसेक्सुअल करता है ना। ये कुछ नहीं करेगा, ये क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा और ये 2 डॉटर सेल मैन्युफैक्चरिंग, 2 ही पार्ट ही है, एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और क्या बन जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएगा। यहाँ पे जो फादर का पेरेंट का सेल होगा, फादर नहीं कर सकते हम लोग, है ना। यहाँ पे जो पेरेंट का सेल होगा, पेरेंट जो है यहाँ पे है ही नहीं। एक्चुअली में पेरेंट ही तो डॉटर सेल बने, तो पेरेंट कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो बेबी हुआ है, अगर वो पापा पापा कहता है तो इनके पापा है ही नहीं, क्योंकि इनके पापा इन्हीं में। काफी मुझे तो लगता है यही कॉम्प्लेक्स है ना। एक अमीबा खुद को स्प्लिट कर लेगा 2 पार्ट में जब इसका मन करेगा रिप्रोडक्शन करने का, अपने जैसे स्पेसीज को बढ़ाने का। ये बाबू किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, किसी भी प्लेन में। सब कहने का इन द सेंस कि अगर अमीबा ऐसे है, देखिए यहाँ पे अमीबा जो है ये ऐसे टूटा है ना। लेकिन अगर अमीबा चाहे तो क्या हो सकता है, इस तरह से भी टूट सकते है ना।
इस तरह से भी टूट सकता है, 2 डॉटर सेल बना सकता है। मतलब इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल टूटेगा, हॉरिजॉन्टल टूटेगा कि डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है। क्लियर? अमीबा आपको समझ में आया, बाइनरी फिजन समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं बाइनरी फिजन का, जो कि आपको याद होगा, अमीबा के साथ साथ लिस्मेनिया भी था, याद है? तो हम लोग देखते हैं लिस्मेनिया का बाइनरी फिजन। तो अब आता है बाइनरी फिजन ऑफ लिस्मेनिया, सेकेंड एग्जाम्पल। ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, इसका जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स्ड होता है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो लिस्मेनिया का अगर हम लोग बात करें तो इससे एक डिजीज होता है जिसका नाम है काला आजार, ब्लैक फीवर। कौन सा डिजीज होता है? ब्लैक फीवर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक वी प्लैग स्ट्रक्चर होता है ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वी प्लैग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक टेल है फॉर मूवमेंट। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है बाइनरी फिजन से, और ये जो फिजन होगा बाबू, ये हमेशा स्प्लिट करेगा किस डायरेक्शन में? तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इस तरह से डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ये जो टेल आपको दिख रहा है ये भी डिवाइड होना चाहिए ना, हाफ हाफ। अगर इस तरह से डिवाइड करता है तो ये फिर इसमें ये फर्स्ट पार्ट जो है, इधर वाला जो पार्ट है इसमें टेल नहीं आएगा, और ऐसा डिवाइड ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट जनरेशन के पास टेल ही नहीं जाएगा। बिना टेल का लिस्मेनिया ठीक नहीं लगेगा। ऐसे भी तो कौन सा ठीक लग रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिएगा, ये आपको दिख रहा है ये है लिस्मेनिया, और लिस्मेनिया का ये बॉडी है, और ये बॉडी को किस तरह से डिवाइड करेगा? इस तरह से। यहाँ पे इसका पूंछ है, ये पूंछ को भी डिवाइड कर देगा हाफ हाफ, और ये इस तरह से 2 भाग में बढ़ जाएगा, और ऐसे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्प्लिट करता है 2 पार्ट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। अब आता है बाबू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि मेनी एट वंस बटेगा। मेनी एट वंस मतलब एक पेरेंट डिवाइड करेंगे 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में भी नहीं, एटलीस्ट 1000 डॉटर सेल। शॉकिंग लगाना, इतना छोटकू सा एनिमल, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितना बेबी प्रोड्यूस कर रहा है एक बार में? 1000। देखते बाबू एक्चुअली में मल्टीपल फिजन में होता क्या है। तो एक एग्जांपल है जिसका नाम है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम एक्चुअली में क्या है? तो ये एक पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट। तो मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लास्मोडियम में होता है। प्लास्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि मॉस्किटो के द्वारा, उस मॉस्किटो का क्या नाम है? एनोफिलिस। एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा प्लास्मोडियम जो है वो ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन ब्लड में जाके क्या कर पाए? रिप्रोडक्शन कर पाए। और हम लोग को अगर ये प्लास्मोडियम आ गया हम लोग के ब्लड सेल में और ये रिप्रोडक्शन कर पाया, क्या होगा? हम लोग को हो जाएगा मलेरिया, है ना, फिर दवा खाना पड़ेगा। और मल्टीपल फिजन में एटलीस्ट जो मिनिमम कम से कम भी डॉटर सेल बनता है उसका नंबर है 1000 डॉटर सेल। तो 1000 डॉटर सेल एक बार में। यहाँ पे ये क्या है? प्लास्मोडियम। ये प्लास्मोडियम के ऊपर एक लेयर होता है जिसका नाम है सिस्ट। क्या नाम है? सिस्ट। और इस सिस्ट के साथ साथ ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये बीच वाला हो गया न्यूक्लियस। अभी क्या करेगा? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये डिवाइड कर चुका है ना। और ये क्या होगा? जब सिस्ट ब्रेक डाउन करेगा, जब ये ज्यादा मेच्योर हो जाएगा तो सिस्ट कर जाएगा ब्रेक डाउन, और जैसे ही सिस्ट ब्रेक डाउन करेगा 1000 चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था मल्टीपल फिजन ऑफ प्लास्मोडियम, जिसमें एक पेरेंट सेल से 1000 बेबी सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सिस्ट का लेयर होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टिव वॉल, एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है बाबू? धीरे धीरे ग्रो करता है, और लगभग कितना सेल बनाता है? तो एक सिस्ट के अंदर ये लगभग 1000 से प्लस सेल बनाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारा सेल बन गया, 1 2 3 4। और ये क्या कर जाएगा? जैसे ही मैच्योर होगा ना, ये सिस्ट जो है बाहर वाला लेयर ये हो जाएगा ब्रेक। और ये जब ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद ये देखिए डॉटर सेल इसका निकल गया। और कितना डॉटर सेल निकला? 1000 डॉटर सेल। तो मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से 1000 बेबी प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? किस में होता है? तो प्लास्मोडियम होता है, और इस तरह से होता है जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग एसेक्सुअल का मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है बडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? बडिंग में क्या होता है? एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है ना बाबू? एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा को अगर रिप्रोडक्शन करना होगा, अपने जैसा एक छोटा सा हाइड्रा बनाना होगा, छोटा सा बेबी हाइड्रा, है ना, तो ये क्या करेगा? बडिंग का प्रोसेस का अपनाएगा। बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स के बॉडी पे, ये देखिए ये पेरेंट्स है हाइड्रा का, ये पेरेंट्स बॉडी है, इसमें से एक छोटा सा हाइड्रा निकल जाएगा एज अ बड। क्या?
अच्छा बड, बड लाइक स्ट्रक्चर एक छोटा सा दिखेगा, मिनिएचर हाइड्रा लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब छोटा सा हाइड्रा। जैसे जैसे बॉडी मैच्योर होगा इसका, अगर ये मैच्योर बन गया, उसी तरह क्या होगा, डिटैच्ड हो जाएगा। तो हम लोग फिजन का जो प्रोसेस पढ़ रहे थे, फिजन में क्या हो रहा था ना, पेरेंट सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, है ना, और क्या बन जा रहा था, इंडिविजुअल बन जा रहा था, ऑर्गेनिज्म बन जा रहा था। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको फिगर में आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए ये पेरेंट्स का बॉडी है ना, इससे इसको जब मैच्योर होता है, इसका मन करता है कि बेबी करना है, तो यहाँ से एक छोटा सा बर्ड आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे बर्ड आ गया, और ये बर्ड धीरे धीरे क्या करेगा, एक मिनिएचर हाइड्रा का रूप लेगा, और जब काफ़ी मैच्योर हो जाएगा, है ना, लगेगा कि अब मैं रह पाऊंगा अकेले, तो क्या होगा, ये मैच्योर करके और अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रा हो गया और ये इसका छोटा सा बच्चा हो गया, है ना। तो आपको दिखा कि कितना सिंपल है ना, कोई कम्प्लेक्सिविटी नहीं, कोई इसमें हार्ड नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बस सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है और सिंपल सा रिप्रोडक्शन है। तो हाइड्रा क्या है, एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। तो बर्डिंग आपको समझ में आया, एक छोटा सा बर्ड। इसका और भी एग्जांपल है बाबू, एक एग्जांपल होता है ईस्ट, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं ईस्ट को। तो देखो यहाँ पे ये है ईस्ट, तो ईस्ट में क्या होता है, इसमें भी बर्डिंग होता है। देखिए ये है ईस्ट का सेल, और इसमें क्या आया, ये बर्डिंग। और इसमें ना बाबू मल्टीपल बर्डिंग होता है। मल्टीपल बर्डिंग का नहीं मतलब कि बर्डिंग का भी बर्डिंग हो जाता है। वहाँ हाइड्रा में क्या है, वो बर्डिंग जब पहले पूरा बड़ा हाइड्रा बनेगा उसके बाद उसमें बर्डिंग हुआ, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बर्डिंग का भी बर्डिंग हो जा रहा है छोटा में ही, मतलब ईस्ट जो है वो बहुत जल्दी 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 क्या करता है, बर्डिंग करता है। ठीक है, इसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं ईस्ट को। ईस्ट पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट पाउडर का हम लोग यूज करते हैं इडली बनाने में, है ना, ब्रेड बनाने में, ब्रेड को ज़्यादा स्पॉन्जी बनाने में। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है। अगर मैं पूरी रात उसको छोड़ दूं तो क्या करेगा, इडली का जो डफ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और वो हल्का सा खट्टापन भी ले आएगा और इडली जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ईस्ट जो है किस तरह का रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग करता है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट करता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है ईस्ट का एक सेल, यहाँ पे ये बनाया है बड, और ये क्या हो गया, बड़ा। बाबू ये अभी डिटैच नहीं हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ भी बडिंग बन सकता है बिना डिटैच्ड हुए भी। कोई जरूरी नहीं है कि डिटैच्ड होगा तभी बडिंग बनेगा, ये डिटैच्ड से पहले भी बडिंग, इतना फास्ट है ये, डिटैच्ड होने से पहले ही क्या करता है, बड बना के रेडी रहता है ना। मतलब बड का बड हो गया है। तो इस तरह से क्या करता है बाबू, ईस्ट जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना बेबी प्रोड्यूस। बहुत सिंपल प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसमें कोई टफ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। बडिंग हो गया, अब आता है नेक्स्ट जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। क्या नाम है, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी काफी सिंपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। इसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं ब्रेड मोल्ड। जैसे कि आप देखे होंगे कि ब्रेड है, और इस ब्रेड पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कुछ दिन बाद कि यहाँ पे थोड़ा 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 ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर बना, और फिर ये पूरा ब्रेड में क्या हो गया, फैल गया, पूरा ब्रेड में फैल गया। अब बात को समझिए, ये स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से काम करता है ना। ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोपस। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले राइजोपस जो है वो सबसे पहले क्या बनाएगा, एक बनाएगा स्पोरेंजिया। क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये मैं बना दिया राइजोपस का स्पोरेंजिया, है ना। और इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा स्पोर्स बनेंगे, आराम से समय लेंगे, आराम से टाइम लगेगा इसमें स्पोर्स बनने में, बहुत सारा स्पोर्स बनेगा। कितना, बहुत सारा। ठीक है, ये बन गया स्पोर्स, बनते ही जाएगा बनते ही जाएगा बनते ही जाएगा जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। और जैसे ही ये मैच्योर होगा ये क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये बस्ट करेगा बहुत सारा स्पोर निकल के आसपास सुटेबल कंडीशन, जहाँ भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहाँ पे बहुत सारा राइजोपस ग्रो कर जाएगा, है ना। तो ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड में यहाँ पे क्या होगा, स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोर्स बनेगा। थोड़े टाइम बाद जब स्पोर्स बस्ट करेगा बहुत सारा स्पोर्स इधर उधर क्या होगा, ब्रेड में आ जाएगा, और इसको मिल रहा है फेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे पूरा ब्रेड में क्या हो जाएगा, ग्रीन 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 लेयर राइजोपस का बन जाएगा, है ना। रोटी में भी ये काम करता है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बनेगा स्पोरेंजिया, सबसे पहले बनेगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारा स्पोर्स बनेगा, और यही स्पोर्स क्या होगा, मैच्योर होने पे ब्लास्ट कर जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारा स्पोर्स इधर उधर फेवरेबल कंडीशन में हो जाएगा और ये ग्रो करेगा। क्लियर। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये ऑर्गेनिज्म का नाम बस याद रखेंगे और किस तरह से करता है इसको याद रखेंगे। ये भी बहुत ही फास्ट प्रोसेस है बाबू। एक पेनिसिलियम फंगस होता है, ठीक है, वो भी किस प्रोसेस को इस्तेमाल करता है, स्पोर फॉर्मेशन को, और उसके हेल्प से हम लोग पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक, है ना, बैक्टीरिया मारने का दवा, एंटीबायोटिक। तो याद रखना है आपको, पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस जो है वो भी कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर फॉर्मेशन।
होप है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अब आता है बाबू रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। तो अगर हम लोग रीजनरेशन का बात करें, रीजनरेशन की अगर हम लोग बात करें, ये होता है बाबू प्लेनेरिया में, तो हम लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, पॉन्ड में, लेक में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है ना, रीजनरेशन में एक्चुअली में क्या होता है, रीग्रोइंग द होल बॉडी। आप अपने बॉडी पार्ट्स के किसी भी पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस तरह का रिप्रोडक्शन के मेथड को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि प्लेनेरिया का अगर बात करें, फ्लैट वॉर्म का बात करें, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक प्लेनेरिया है और फ्रेश वाटर है, तो पानी जो है इधर उधर क्या करेगा, हलचल करेगा। तो हलचल करने की वजह से या टाइड की वजह से ये क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो एक प्लेनेरिया मान लीजिए ये ब्रेक डाउन कर गया 3 पार्ट में। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। तो क्या होगा ना, इसका जो अपर बॉडी है, ये अपर बॉडी से बन जाएगा फुल बॉडी, मिडिल बॉडी से बन जाएगा फुल बॉडी, और लोअर बॉडी से भी बन जाएगा फुल बॉडी। मतलब एक प्लेनेरिया कितना प्लेनेरिया में बदल गया, 3 प्लेनेरिया में बदल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रीजनरेशन। ठीक? तो ऐसा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने बॉडी पार्ट से ही क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देते हैं। ठीक है? अच्छा समझ गया? तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है जो कि रीजनरेशन से ग्रो करता है। अगर ये प्लेनेरिया ना 6 पार्ट में बढ़ जाता तो 6 प्लेनेरिया का जन्म हो जाता, तो 6 इंडिविजुअल प्लेनेरिया बन जाते उस बॉडी पार्ट से। तो बाबू नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं कि बाबू एक्चुअली में देखा जाए तो रीजनरेशन जो है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। जैसे अब आप एक बात बताइए, ये मेरा हैंड है और ये मेरा हैंड में मान लीजिए यहाँ मुझे चोट लग गया, और ये चोट लगने के कारण यहाँ पे मेरा सेल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब सेल डिस्ट्रॉय हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रीजनरेशन, न्यू सेल आएगा। न्यू सेल जो आएगा तो क्या हम लोग कहेंगे कि हम लोग रिप्रोडक्शन कर दिए? नहीं ना, रीजनरेशन को हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सम ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके बेबी को ग्रो, मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं और एज अ रिप्रोडक्शन यूज कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, सम ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, रीजनरेशन का यूज करके उसको रिप्रोडक्शन में, रीजनरेशन को एज अ रिप्रोडक्शन यूज कर लेते हैं। क्लियर? बट हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं कि रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि आप बात को बताइए कि छिपकली आप देखे होंगे, लिजार्ड देखे होंगे, लिजार्ड क्या करता है ना, वो अपना टेल को फिर से ग्रो कर लेता है। तो क्या हम लोग कहेंगे कि लिजार्ड जो है रिप्रोडक्शन कर लिया? हम लोग क्या कहेंगे कि लिजार्ड रिप्रोडक्शन किया? नहीं ना, न्यू लिजार्ड तो कहीं बना नहीं, बस उसका लिजार्ड का टेल बना। तो ये बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें से बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना प्लेनेरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंडिविजुअल फॉर्म। यहाँ पे जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव नहीं किया, ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल मेथड का, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है ना, ब्रेक हो जाता है बाबू इनटू पीसेस। क्या हो जाता है, ये भी ब्रेक कर जाता है। जो पेरेंट का बॉडी है वो ब्रेक कर जाएगा अलग अलग पीसेस में, और हर एक पीस क्या बना लेगा, न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। क्लियर? तो आप कहेंगे तो किसके जैसा लग रहा है, रीजनरेशन के जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे रीजनरेशन से थोड़ा सा अलग है बाबू। ठीक है, समझते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल होता है उसका नाम है स्पायरोगायरा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्पायरोगायरा। यहाँ पे क्या होता है ना बाबू, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब मैच्योर होता है ना, ये खुद से डिवाइड कर जाता है 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, जितना पार्ट्स में शो करना है, खुद से मैच्योर हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा था ना, जो प्लेनेरिया था वो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा या किसी तरह से ब्रेक डाउन हो जा रहा था, तो क्या कर रहा था, 3 न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर ले रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये टूट नहीं रहा है, यहाँ पे ये किसी और एक्सटर्नल मेथड से नहीं टूट रहा है, ये खुद से टूट रहा है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद से क्या हो रहा है, जैसे ही बड़ा हो रहा है ना, ये खुद से ब्रेक डाउन कर जाता है, और क्या करता है, ये क्या करता है, अब जो ये जो ब्रेक डाउन करके जो पार्ट्स मिला है इसको, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पार्ट से भी न्यू ऑर्गेनिज्म, और थर्ड पार्ट से भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन में डिफरेंस था, रीजनरेशन तो सबसे पहली बात वो रिप्रोडक्शन का पार्ट भी नहीं था, है ना, हम लोग कह भी नहीं सकते है कि रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन होता है। खैर, तो रीजनरेशन में जो प्लेनेरिया था वो क्या हो रहा था, स्प्लिट कर रहा था बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैच्योर होकर खुद से स्प्लिट कर रहा है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पायरोगायरा बन सके, है ना। एक और एग्जाम्पल है कि फ्रेगमेंटेशन का है, वो क्या है, सी एनेमोन। ये भी क्या करेगा, मैच्योर होगा और डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा और क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, कितना ईजी है ना, है कि नहीं। तो ये सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बाबू हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन दोनों में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट बॉडी है वो स्प्लिट कर रहा है। याद कीजिए, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, है ना। तो मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में भी क्या हो रहा था, जो पेरेंट बॉडी था स्प्लिट कर जा रहा था। और फ्रेगमेंटेशन में भी मैंने बताया आपको कि जो पेरेंट बॉडी है वो स्प्लिट कर जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है ना कि दोनों का जो ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टीसेलुलर है और एक यूनिसेलुलर है। फिजन में जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं वो मल्टीसेलुलर। यही बेसिक सा डिफरेंस है बाबू, क्लियर, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस डिफरेंस को भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि फ्रेगमेंटेशन और फिजन के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, दोनों के बीच में अंतर बताइए, दोनों किस तरह से अलग है इसको डिफाइन कीजिए, क्लियर। होप करते हैं कि आप इतना पढ़ने के बाद इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब जो टॉपिक आता है उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, वेजिटेटिव, और ये लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, ये 6th वाला टॉपिक, 6th मेथड, क्लियर। इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेसिकली या जनरली अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं हम लोग, अगर मैंगो का बात करें तो मैंगो का हम लोग बीज लाते हैं, बीज को हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, लगाते हैं, और क्या होता है, वहां से न्यू प्लांट खिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लांट्स हो जिसमें बीज ही ना हो, ऐसा प्लांट हो जिसमें सीड हो ही नहीं, जैसे बताइए आप आलू, पोटैटो है, ये पोटैटो आप कैसे खिलाएंगे, पोटैटो का तो कोई बीज नहीं होता, पोटैटो का कोई बीज नहीं होता, ठीक है ना। तो पोटैटो का बीज नहीं होता, बनाना का बीज नहीं होता, तो बनाना को कैसे ग्रो करेंगे। तो जब हम लोग कोई न्यू प्लांट बना दें बिना सीड का यूज करके, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट विदाउट सीड। बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है बाबू जो बिना सीड का न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे कि रूट का यूज करके, स्टीम का यूज करके और लीफ का यूज करके। किसका किसका, रूट, स्टीम, लीफ, यहाँ सीड नहीं है, क्लियर, बस सीड ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। इस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, है ना। न्यू प्लांट जो बनेगा एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, इसी कारण से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ये सेक्सुअल बोल रहे हैं। बाबू वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या है, तो फार्मर जो है ना क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है डिजायरेबल ट्रेट्स के साथ। डिजायरेबल ट्रेट्स मतलब जैसा उसको पोटैटो चाहिए, अच्छा, खराब, छोटा, बड़ा, है ना, मतलब जिस तरह का पोटैटो चाहिए उसको उस तरह का पोटैटो ग्रो किया जा सकता है ना, मतलब बेस्ट क्वालिटी का पोटैटो, क्लियर। और इसमें आपको सीड के लिए वेट नहीं करना, सीड के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फार्मर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक लीफ है जिससे कि प्लांट निकल रहा है, लीफ से ही प्लांट निकल रहा है, इसमें सीड का जरूरत नहीं है। ये जिंजर है, आपको इसमें पता होगा, यहाँ से भी क्या होता है, इसमें बडिंग के जैसा इसमें से निकलता है और ये जिंजर, न्यू जिंजर प्लांट बना लेगा, न्यू जिंजर खिल जाएगा। ये ग्रास है बाबू। ग्रास में आप देखे होंगे कि समर के सीजन में क्या होता है, ग्रास जो है सारा का सारा सूख जाता है, लेकिन जैसे ही रेन आता है, बरसात आता है, सारा का सारा ग्रास फिर से खिल जाता है। अब वहां तो कोई उसका बीज लगाने गया नहीं कि हाँ बरसात आ रहा है ग्रास का बीज लगा देते, ऐसा तो हुआ नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या ना, ग्रास का जो रूट था ना, वो रूट जमीन के अंदर था और वो पूरी तरह से नहीं सूखा था, क्लियर। जैसे ही रेन हुआ वो फिर से क्या हो गया, हरा भरा, और सारा स्टीम ग्रो कर लिया, ठीक है। तो ग्रास भी इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करके बिना बीज का क्या होता है, ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, पहला होता है रूट से, दूसरा स्टीम से, और तीसरा थर्ड जो है वो लीफ से। फर्स्ट है रूट से, सेकंड स्टीम और थर्ड लीव्स। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है पोटैटो। पोटैटो जो है वो क्या करता है, उसमें छोटा छोटा होल्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आई कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इससे थोड़ा सा कुछ निकला है ना, क्या निकला है, थोड़ा सा कुछ निकला है, इसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं बाबू। जहां से निकला है ना उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। तो जितना ट्यूबर है इस आलू में, उस सब से एक न्यू प्लांट बन सकता है। एक आलू से 10 प्लांट बन सकते हैं। जितना ट्यूबर्स होगा उतना ज्यादा आलू का प्लांट। तो फार्मर क्या करेंगे ना, इसी आलू को लाएंगे, कट कर देंगे, इस सारा ट्यूबर्स को अलग अलग कर दिए और मिट्टी में जाके लगा दिए, दिख रहा है, ये ग्रो कर गया पोटैटो प्लांट, क्लियर।
अब आप देखिए यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रो कर गया। और पोटैटो देखिए इसमें कितना सारा पोटैटो, एक छोटा सा टुकड़ा से जिसमें ट्यूबर था इतना सारा पोटैटो मिला है। आपको दिख रहा है इतना सारा पोटैटो एक छोटा सा पोटैटो के पार्ट से। तो इसमें तो आपको काफी प्रॉफिट हुआ। एक छोटा सा ट्यूबर से हम लोग प्लांट ग्रो किए पोटैटो का और बहुत सारा पोटैटो ग्रो करा दी। क्लियर। जिंजर का अगर बात करें तो जिंजर में भी यही होता है। देखिए आपको ये छोटा सा बड आई दिख रहा होगा, बड की तरह, है ना। इसको हम लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। इसी को क्या करेंगे? कट करेंगे। इसी को ऐसा कट करेंगे और सॉइल में ले जाके प्लेस कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए जिंजर का प्लांट ग्रो कर गया, है ना। और यहाँ पे रूट आ गया और देखिए यहाँ ये बड़ा होते गया, दिख रहा है। इस तरह से जिंजर को हम लोग ग्रो करते हैं। तो जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया। क्लियर। थर्ड जो आता है बाबू केस, लीफ। तो लीफ से एक प्लांट आता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। क्या नाम है? ब्रायोफाइलम। एक्चुअली में क्या होता है ना, इसका जो लीफ है ना, ये लीफ जैसे ही ग्रो करता है और सॉइल पे गिरता है तो आप नोटिस करिएगा इसमें बहुत छोटा छोटा प्लांट निकल रहा है। देखिए दिख रहा है पूरा का पूरा लीफ में। और ये प्लांट जो है वो क्या करेगा, न्यू प्लांट को ग्रो कर देगा ब्रायोफाइलम का। तो ये काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। इसका लीफ जहाँ भी ड्रॉप होगा अगर वहाँ पे उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। कौन सा प्लांट है ये? ब्रायोफाइलम। होप है कि आपको अभी तक में सारा कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें या अपना कम्युनिटी में, माइंडोरा कम्युनिटी में जरूर आए। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम पे भी हैं हम लोग, उस पर आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बोलिएगा ये तो लिस्ट में था ही नहीं। तो बाबू ये अलग नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही पार्ट है ना। बस इसका मेथड आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, ये मैन मेड के द्वारा बनाया गया मेथड है। तो ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है फार्मर्स के द्वारा और गार्डनर्स के द्वारा, ठीक है, जल्दी ग्रोथ कराने के लिए। जैसे तो इसमें 3 मेथड आते हैं बाबू। कितना? 3 मेथड। पहला मेथड का नाम है कटिंग, सेकेंड मेथड का नाम है लेयरिंग और थर्ड मेथड का नाम है ग्राफ्टिंग। थर्ड मेथड का नाम है ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं फर्स्ट मेथड जिसका नाम है कटिंग, तो आपको पता होगा रोज प्लांट, है ना। रोज प्लांट में कोई बीज नहीं होता। तो रोज प्लांट अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, अब अगर बीज होता भी होगा तो आप एक बात बताइए, बीज को आप लगाइएगा, बीज सीड को आप लगाइएगा, ठीक है, सीड से प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, फिर जाके फ्लावर खिलेगा। तो फार्मर जो है ना क्या करते हैं, अच्छा सा जो रोज प्लांट है उसका क्या करेंगे, स्टीम को कट करेंगे और सॉइल में लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, ये बहुत जल्दी फ्लावर देगा। और एक तो इतना जो ग्रो किया हुआ स्टीम था उसको दोबारा उसको फिर से ग्रो करने की जरूरत नहीं है। रोज हो गया, शुगर केन हो गया, इसको हम लोग ग्रो करते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ना। ये नेचुरल नहीं है कि कट गया तो फिर से हो गया, ऐसा नहीं। मैनुअली इसको काटा जाता है स्टीम को और लगाया जाता है। आप लोग भी रोज लगाए होंगे, है ना। किसी के गार्डन में गए, रोज पसंद आ गया तो वहाँ से एक स्टीम उसका मांग लिए। काफ़ी लोग तो चुरा के ही लगाते हैं, बट ठीक है, मांग लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली मांगने पे कोई देते नहीं है ना। खैर, तो मांग के क्या करेंगे, लगाएंगे, और लगाएंगे तो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। क्लियर। हिबिस्कस का प्लांट आता है, हिबिस्कस, है ना। हिबिस्कस का प्लांट भी इसी तरह से लग जाता है कटिंग के मेथड से। और आपको पता होगा फ्लावर्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मेथड फार्मर्स के द्वारा लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर गेन किया जा सके बहुत कम समय में, ठीक है ना। दूसरा था बाबू लेयरिंग। लेयरिंग होता है गुआवा में, अमरूद और जासमीन में। इसमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चमेली का पौधा है, चमेली प्लांट है, ठीक है। और ये चमेली का एक ब्रांच मिट्टी की तरफ झुका दिया गया है, ठीक, ये मिट्टी की तरफ जा रहा है। और ये क्या होगा ना, ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ये क्या होगा, नया प्लांट ग्रो करना शुरू होगा। देखिए आप यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा रूट बनना शुरू हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बन गया, रूट बन गया। ये जो रूट बना बाबू, अब इस प्लांट को हम लोग कहीं अलग जगह प्लेस कर सकते हैं, ले जाके प्लांट को खिला सकते हैं। इस मेथड से बहुत ईजी तरीका से, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी से क्या हो गया, एक न्यू प्लांट रेडी हो गया। क्लियर। तो ये गुआवा में भी काम करता है। किसी के घर पे अगर गुआवा होगा तो उसका एक जो ब्रांच होगा, अगर लचीला सा ब्रांच है, तो उसको आप मिट्टी में ले जाके मिट्टी में दबा सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, रूट खिल जाएगा बहुत सारा, और उसके बाद उसको आप कटिंग करके कहीं और जाके प्लेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है बाबू, थर्ड जो आर्टिफिशियल मेथड है, उसका हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग करना। क्या कहना, ग्राफ्टिंग करना, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ्टिंग को। तो देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये दो पौधा है, दो प्लांट है, ये रूट है, इसमें ऐसे पौधा है, ठीक है। एक और प्लांट है, ये भी है, इसमें भी रूट है, ठीक। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये दो प्लांट है, इसमें से एक प्लांट का जो है ना, यहां से हम लोग दोनों प्लांट को कट कर देते हैं। जिस प्लांट का रूट है, जिस प्लांट का हम लोग रूट वाला पार्ट लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बाबू स्टॉक, और जिस प्लांट का सूट वाला पार्ट लेंगे उसको हम लोग कहते हैं सियोन। क्लियर? तो स्टॉक और सियोन होगा क्या ना कि हम लोग इसमें अपने डिजायर के अनुसार, है ना, मान लेते हैं कि हमको ये जो रूट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूट है, इसका जो फल लगता है बहुत अच्छा लगता है, बट इसका जो सूट है वो अब खत्म हो चुका है ना, एक ही बार फ्लावर दे सकता है, मान लीजिए एक ही बार फ्रूट देता है, ये हट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी और प्लांट का ये सूट सिस्टम उठाएंगे और इस पे लाके प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका रूट सिस्टम मान लीजिए कमजोर था, है ना, सेकंड प्लांट का जो रूट सिस्टम था वो कमजोर था, अच्छा जगह पे नहीं था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो क्या किए, सेकेंड प्लांट का सूट सिस्टम किसी और प्लांट के रूट सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों का दोनों प्लांट बच जाता है और अच्छा मतलब कि प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए एक प्लांट है, इसका किसी और प्लांट से हम लोग स्टीम कट किए हैं, है ना, और ये पहले से स्टॉक रेडी था रूट वाला, ये एकदम जड़ के मतलब ये रूट के साथ, है ना, ये एकदम रेडी है। इसको इस पे लाएंगे और इस पे प्लेस करेंगे और इस पे क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगेंगे, इसको टेप लगा देंगे। टेप लगा के इसको छोड़ देंगे लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लगभग 15 डेज के बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और ये अच्छा से सक्सेसफुली क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। ये सबसे ज्यादा मेथड इसका यूज किया जाता है बाबू एप्पल के प्लांट में, इसमें एप्पल में, है ना, सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग अगर यूज होता है तो किसमें, एप्पल में। तो दिक्कत, तो ग्राफ्टिंग में समझ गए, किसी और का सूट किसी और के रूट के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डिजायर, कि आपको किस तरह का प्लांट चाहिए, किस तरह का फ्रूट चाहिए। अगर रूट अच्छा है और किसी का सूट, फर्स्ट प्लांट का अगर मान लीजिए रूट अच्छा है और सूट खराब हो गया है ना, रूट सूट समझ रहे हैं ना, नीचे का पार्ट रूट हो गया, ऊपर का पार्ट सूट हो गया। तो रूट अगर अच्छा है और सूट क्या हो गया, खराब हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, उसमें फ्लावर नहीं लग रहा है, फ्रूट नहीं लग रहा है। सेकेंड प्लांट का अगर रूट खराब हो चुका है, खराब हो गया मतलब पतला हो गया, कमजोर हो गया, और सूट अच्छा है, तो ग्रोइंग टिप से उसको उठाएंगे और क्या करेंगे, स्टीम को कट करेंगे और इसके रूट में लाके प्लेस कर देंगे और टाई कर देंगे। क्लियर? तो टाई करने से क्या होगा, ये दोनों मिलके एक अच्छा सा प्लांट ग्रो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है मॉडर्न टेक्निक। तो हम लोग मॉडर्न टेक्निक से भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, मतलब कि एक तरह से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक में बाबू इसका नाम है टिश्यू कल्चर, बहुत फेमस है ये टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये एक लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लैब बेस्ड मेथड है। मतलब एक्चुअली में हम लोग ना यहाँ पे प्लांट को लैब में बना रहे होते हैं, ठीक है, और जब ये प्लांट बन जाता है तब जाके इसको सॉइल में प्लेस करेंगे और बहुत सारा प्लांट को हम लोग लैब में बैठ के बना सकते हैं, बहुत कम समय में बना सकते हैं, बहुत कम समय में। अगर एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ कि अगर 100 प्लांट को ग्रो करना है सॉइल में तो आपको काफ़ी समय लगेगा, है ना, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, बार बार जाके देखना पड़ेगा कोई प्लांट खराब नहीं हो जाए, डिजीज नहीं हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, इसको लैब में बैठ के बनाते हैं। और देखिए लैब में कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, जिस प्लांट को आपको ग्रो करना है ना उसका टिप वाला पार्ट को उठा लेते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगा ग्रोइंग सेल या ग्रोइंग टिश्यू, है ना। तो यहाँ से हम लोग कुछ टिश्यू को उठाएंगे, बहुत छोटा सा टिश्यू चाहिए हमको, ठीक है, पूरा प्लांट का जरूरत नहीं है, कुछ का जरूरत नहीं, ना बीज का ना कुछ का मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज का हमको जरूरत नहीं है, बस एक प्लांट का ग्रोइंग टिप चाहिए, है ना। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू को निकालेंगे। टिश्यू को निकालने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टिश्यू दिख रहा है, इसको हम लोग पहले स्टेलाइज करेंगे ताकि इसमें कोई बीमारी ना लगे, है ना। स्टेलाइज एक लिक्विड होता है, उसमें डुबाएंगे ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना करे। और उसको बाबू हम लोग रखेंगे एक न्यूट्रिएंट्स लिक्विड में, एक ऐसा लिक्विड में रखेंगे जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो। ये टिश्यू क्या करेगा, एक्चुअली में ये टिश्यू ग्रो कर जाएगा और ग्रो करने के बाद ये बहुत सारा सेल का डेवलपमेंट कर लेगा, है ना। और ये इसको हम लोग कैलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलस। अब देख सेल डेवलप हो गया बहुत सारा, इससे ना कुछ समय बाद रूट और सूट डेवलप कर जाएगा, रूट भी और सूट भी, है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा रूट एंड सूट डेवलप कर गया है। जो रूट और सूट डेवलप कर जाएगा, अब देखिए सब प्लांट में एक साथ रूट और सूट डेवलप नहीं करेगा,
कोई फर्स्ट कर जाएगा, कोई थोड़ा लेट से करेगा। तो जैसे जैसे रूट और शूट डेवलप करते जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से एक पॉट ले लेंगे और पॉट में इसको ग्रो करेंगे। और ये जो प्लांट है बाबू, ये पूरी तरह से डिजीज फ्री है। यहाँ पे डिजीज होने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग उसको स्टरलाइज कर चुके हैं और मनचाहा प्लांट हम लोग खिला सकते हैं। जिस भी प्लांट को टिश्यू कल्चर से खिलाया जाता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट को खिलाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जा सकता है इस टिश्यू कल्चर का टेक्नोलॉजी से। ये लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें लेबोरेटरी में क्या होता है, यूज होता है। ये काफ़ी कूल मेथड है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ टीनी प्लांट्स। ये जो टीनी प्लांट्स हैं ना बाबू, इसको हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं। ये जो टीनी प्लांट है, ये जो टीनी प्लांट है, इसको हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं। तो एक्चुअली एक बार एक टिश्यू कल्चर में हम लोग 1000 टीनी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, काफ़ी बेस्ट मेथड है ना। फार्मर्स को अगर 1000 प्लांट को ग्रो करना हो, अगर सॉइल में, खेत में जाके, है ना, फील्ड में जाके, तो काफ़ी समय लगेगा, है ना, और 1000 ग्रो भी नहीं कर पाएगा इतना जल्दी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही बेस्ट मेथड है। शादी के सीजन के समय बहुत सारा फ्लावर का जरूरत होता है, बहुत सारा फ्लावर, कार सजाना है, मंडप में सजाना है, बहुत ज़्यादा यूज बढ़ जाता है फ्लावर का। अब अगर फार्मर्स जो है उस मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेगा, तो इतना फ्लावर को ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो टिश्यू कल्चर यहाँ पे आता है और 1000 प्लांट्स हम लोग रेडी करके दे सकते हैं फार्मर्स को, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। क्लियर, प्लस में डिजीज फ्री भी रहेगा। तो टिश्यू कल्चर बहुत ही बेस्ट मेथड है प्रोडक्शन का। प्लांट्स को हम लोग इसमें ग्रो करा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स को। बस एक टिश्यू से, उस प्लांट का टिश्यू मिल जाए, बस हम लोग बैठेंगे लेबोरेटरी में, उसको ग्रो करा सकते हैं। बहुत काफ़ी ये बेटर मेथड है।